दोस्तों, माग माग एक ऐसी डिमोनिक भूतनी है जो जापान में टीनेजर लड़कों को मार डालती है। अगर आपने उस भूतनी की आंखों में देख लिया तो बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एकदम लेटेस्ट क्रीपी डिमोनिक और फनी जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है माग माग। कहानी आपको डराएगी भी और कंफ्यूज भी करेगी कि भाई हो क्या रहा है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है जहाँ पे मैं बनाता हूँ ऐसे वीडियोस जिनमें आपको सही से सब कुछ समझ आ जाए। ऐसा कोई और चैनल नहीं करेगा, तो आप लोग बस इतना कर दो कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये दो चीजें ऐसी है जिनसे और लोग भी मेरी इस वीडियो को देख पाएंगे और ढूंढ पाएंगे, प्लस मेरा कॉन्फिडेंस भी इन्हीं से ही बढ़ता है। वेल, अब क्या, हम सीधा चलते हैं माग माग मूवी की एक शैतानी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है यामामोतो को दिखाते हुए। एक नॉर्मल स्कूल का लड़का जहाँ पे उसका एक दोस्त आकर उसे बताने लगता है माग माग के बारे में। ये एक ऐसी चुड़ैल है जो अगर एक लड़के को देख ले और वो लड़का माग माग को पसंद आ जाए तो उस लड़के को माग माग से प्यार करना ही होगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो माग माग उसे मार डालेगी। अब दोस्तों, यामामोतो डरा हुआ था सिंस कुछ दिनों से उसे माग माग दिखाई दे रही थी एक अबैंडन फ्लोर पे। आज अपने दोस्त के कहने पे यामामोतो माग माग को बोल देता है कि उसे वो बिल्कुल नहीं पसंद, तो प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और ऐसा बोलते ही यामामोतो को माग माग की आवाज आना बंद हो जाती है। दोनों जाते हैं वॉशरूम जहाँ पे एक और लड़का आता है उन्हें ज्वाइन करता है, पर जैसे वो लोग मजाक कर रहे थे वैसे वैसे यामामोतो को माग माग का श्राप लग रहा था। देन अचानक यामामोतो का शरीर कांपने लगता है। बेचारे का टॉयलेट उसके दोस्तों पे आ जाता है और माग माग इन दी एंड उसे बुरी तरीके से मार डालती है। इतना ही नहीं, यामामोतो की आंखें वो अपने साथ ले गई थी सिंस कहते हैं कि माग माग को नहीं पसंद कि कोई उसके बदसूरत चेहरे को देखे। सीन आता है आकिरा नाम के एक लड़के पे जो एक स्कल्प्टर आर्टिस्ट था। रूमी नाम की एक टीनेजर लड़की आकिरा को पसंद करती थी, पर उस दिन आकिरा को रूमी के पीछे कुछ डिमोनिक दिखाई देता है। यानी दोस्तों, आकिरा को भी माग माग का श्राप लगा हुआ है। यह हमें एंड में पता चलेगा कि माग माग का श्राप फैल कैसे रहा है। फिलहाल के लिए देन आती है सनाए, जिसे आकिरा पसंद करता था, और ऑब्वियसली इस बात से रूमी जलती थी। देन उस दिन आकिरा सनाए को दिखाता है उसका एक नेकेड स्टैचू जो आकिरा ने उसे खुश करने के लिए बनाया था, पर सनाए को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा होकर भाग जाती है। सनाए देन आकिरा का फोन भी नहीं उठाती, पर दोस्तों आकिरा के पीछे पीछे माग माग भी घर आ गई थी। एलिवेटर से निकलते ही आकिरा डर जाता है अपने एक अजीब पड़ोसी को देखकर। वो पड़ोसी आकिरा को शोर मचाने को मना करता है, पर यह अजीब बात थी क्योंकि आकिरा घर पर था भी नहीं। सब कुछ इग्नोर कर कर आकिरा नहाता है, पर वो शैतानी शक्ति शीशे पे आकर लिख देती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, जिससे आकिरा डर जाता है। देन आकिरा के खाने में माग माग के बाल भी आ जाते हैं, जिससे बेचारे को उल्टी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी ईविल शक्ति उसके पीछे पड़ी है, पर अब गेट पे होती है खटखट। डरते डरते आखिर आ जाता है चेक करने, और पीप होल से देखने पे उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि बाहर खड़ी थी डिमोनिक माग माग। वो अब घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर आखिर अपने डोर हैंडल को कसकर पकड़ कर रखता है जब तक माग माग गायब नहीं हो जाती। देन फोन आता है सनाए का, सिंस आकिरा ने उसे बहुत बार कॉल किया था। सनाए फाइनली आकिरा को माफ कर देती है। वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं और एंड में डिसाइड करते हैं अम्यूजमेंट पार्क जाने का, जिससे आकिरा हद से ज्यादा खुश होता है। पर इस सीन में हम लोग उसके बेड के नीचे देख पाते हैं एक डिमोनिक हाथ, जिसे आप लोग याद रखना। अब नेक्स्ट डे अम्यूजमेंट पार्क में आकिरा और सनाए खूब मस्ती करते हैं, पर आइसक्रीम खाते वक्त आकिरा को फिर से दिखने लगती है वो एंटिटी। एनीवे, सनाए को फिर से अपना नेकेड स्टैचू देखना था, तो रात को वो दोनों वापस आते हैं आर्ट गैलरी पे, पर किसी ने सनाए के स्टैचू के टुकड़े कर दिए थे। दोनों चौंक जाते हैं और अब आकिरा को दिखाई देने लगती है माग माग, जो एक लंबी खौफनाक एंटिटी थी। आकिरा सनाए को बताता है उस चुड़ैल के बारे में, पर सिंस वो नहीं जानता था कि वो कोई डिमोनिक शक्ति है, तो वो भागता है उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि शायद उसी ने ये स्टैचू तोड़ा होगा। माग माग के पीछे आकिरा एक खाली हॉलवे में पहुंच जाता है, जहां पे माग माग उसे पकड़कर बुरी तरीके से डरा देती है। वो भागता है, वो अपनी जान बचाकर और छिप जाता है एक स्टोरेज रूम के अंदर, पर माग माग वहां पे भी आ गई थी। डर के मारे आकिरा रैंकता हुआ भागता है, पर इन दी एंड माग माग आकिरा को पकड़कर हवा में उठा लेती है, और वो बस उससे एक सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो।
यहाँ पे अब आकिरा हाँ बोलता तो वो बच जाता एंटिटी के साथ इंटीमेट होकर, पर वो मना कर देता है और एक ब्लेड से माग माग को मारने की कोशिश करता है, जिससे माग माग को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी डिमोनिक शक्तियों से आकिरा की आंखें बाहर निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद सनाए आती है स्टोरेज रूम में और उसे मिलती है आकिरा की लाश जो डिमोनिक तरीके से मर चुका था। देन आकिरा के फ्यूनरल के बाद सनाए ने उसके लिए एक श्राइन बना दी थी आर्ट गैलरी के बाहर, जिसे देख रही थी रूमी, और उसके पीछे था एक शैतानी राज। असल में दोस्तों रूमी उस दिन आर्ट गैलरी में ही थी जब आकिरा मारा गया था। रूमी ने उस डिमोनिक एंटिटी को लाइव देखा था आकिरा को मारता हुआ, पर आकिरा को रूमी ने नहीं मरवाया था सिंस वो भी उसे पसंद करती थी। रूमी को अब जानना था कि वो शैतानी आत्मा कौन है ताकि वो अपना बदला ले सके, और अब वो जाकर रिसर्च करती है लाइब्रेरी में। उसे जल्द ही पता चलता है यामामोतो के बारे में, वो वाला लड़का जो मूवी की शुरुआत में मारा गया था। एंड देन वो देखती है एक मैगजीन के अंदर एक कहानी जो थी माग माग भूतनी के ऊपर, जिसने कई सारे लड़कों को मार रखा है जापान में ऑलरेडी। मैगजीन की स्टोरी के लिए गवाही दी थी मित्सुओ नाम के एक लड़के ने, जो यामामोतो का दोस्त था जिसे मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। और दोस्तों यामामोतो की मौत सालों पहले हुई थी और अब मित्सुओ बड़ा हो गया था, तो रूमी उससे जाती है मिलने और सच्चाई पूछने। रूमी के सवालों पे मित्सुओ बताता है कि यामामोतो को श्राप लगा था यूरिका नाम की एक डिमोनिक लड़की का, और अब हमें पता चलेगी यूरिका की कहानी। पास्ट में हम यूरिका को देखते हैं जो बहुत मोटी थी और फिजिकल तौर पे अट्रैक्टिव नहीं थी। यूरिका पसंद करती थी हिरोशी नाम के एक लड़के को, और उसने एक दिन हिरोशी के लॉकर में जाकर रख दिया था एक लव लेटर। देन उस दिन क्लास में सारे लड़के डेली की तरह यूरिका का मजाक उड़ा रहे थे जब क्लास में आया था हिरोशी। उसने पहले तो यूरिका का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, पर देन एक ही सेकंड में उसने उसका लव लेटर फाड़ कर यूरिका की हद से ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। उस बेचारी का दिल टूट गया था और उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। सीन आता है कुछ स्कूल के छोटे बच्चों पे जिन्हें टीचर रंगों के बारे में पढ़ा रही थी कि तभी सारे लोग लाल लाल हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने यूरिका ने ऊपर से गिरकर खुदकुशी कर ली थी। इवन मौत के बाद भी यूरिका की डेस्क पे बच्चे उसकी बेइज्जती लिख रहे थे, और जल्दी ही यूरिका का भूत दिखने लगा था हिरोशी को। वो एक दिन क्लास में पागल सा हो गया था और डर के मारे भाग गया था क्योंकि एक इनविजिबल एंटिटी उसका पीछा कर रही थी, और बाद में हिरोशी की लाश एक चावल के खेत में मिली थी बड़े डिमोनिक तरीके से। वापस प्रेजेंट में कहानी सुनकर मित्सुओ बताता है कि यूरिका की आत्मा इतनी गुस्सैल है कि उसने माग माग के श्राप को जन्म दे दिया है, पर स्टिल रूमी को समझ नहीं आता कि चलो ठीक है यूरिका ने हिरोशी को मार डाला, और फिर अब उसकी आत्मा और आदमियों को क्यों मार रही है। यहाँ से सीन आता है एक नई स्टोरी लाइन पे जहाँ पे हम मिलते हैं हीना नाम के एक इन्फ्लुएंसर से, यूई से जो एक हेयर स्टाइलिस्ट है, हारुका से जो एक गिटारिस्ट है, केंता से जो एक स्टोरी राइटर है, और आकी हितो से जो एक एक्टर है। ये 5 दोस्त साथ में एक ही घर में रहते थे और अब इनकी लाइफ बदलने वाली थी। एक दिन सब लोग मजे में टीवी देख रहे थे। आकी हितो स्नैक्स खा रहा था जब उसे घर के बाहर दिखाई देने लगती है माग माग, जो आकी हितो को ही घूर रही थी। यानी अब माग माग अपना शिकार इस लड़के को बनाएगी। एनीवे आकी हितो और यूई रिलेशन में थे। दिन रात को हीना और केंता इस बारे में बात कर रहे थे और दोनों को लग रहा था कि आकी हितो और यूई आगे चलकर घर छोड़कर चले जाएंगे और इनका फ्रेंड ग्रुप खराब हो जाएगा। वहीं बाकी तीनों दोस्त हॉरर मूवी देख रहे थे और आकी हितो यूई का सर सहला रहा था, पर अचानक आकी हितो देखता है कि यूई तो जमीन पे सो रही है, जिससे उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि उसके बगल में बैठी थी माग माग। वो तो सही टाइम पे हीना आ जाती है और माग माग कुछ नहीं कर पाती, पर आकी हितो समझ गया था कि उसके साथ कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। देन देर रात को आकी हितो जाता है हीना के पास, और जी हाँ, आकी हितो यूई को चीट कर रहा था हीना के साथ, पर आज केंता उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब क्योंकि वो हीना को पसंद करता था। देन चीटिंग के बाद आकी हितो अपने रूम में वापस आता है और उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि पूरा कमरा भरा हुआ था एक ही सवाल से, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यूई भी रूम में आकर ये सब देखकर डर जाती है। एंड नाउ सिंस वही 5 लोग घर में रह रहे थे तो यूई को लगता है कि उन्हीं में से किसी ने ये करा होगा। आकी ही तो समझाता है कि उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया, पर यूई का शक था हीना पे क्योंकि वो जानती थी कि शायद हीना और आकी हितो के बीच में कुछ चल रहा है। हारुका इस लड़ाई से रोने लगती है, पर यूई डिमोनिक बनकर हारुका को पूछती है, रो मत,
तेरी हरकत है क्या ये? यूई की बदतमीजी से हारुका और ज्यादा रोने लगती है। आकी ही तो अपनी गर्लफ्रेंड को शांत करवाता है, पर देन यूई पकड़ लेती है हिना को और उस पे इल्जाम डालने लगती है सारी चीजों का। पर स्टिल इन दी एंड सामने नहीं आता असली राज। देन जब आकी ही तो अकेला था तभी उसके साथ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। सारी चीजें किचन में अपने आप खुलने लगती है। वो जब सोने जाता है तो उसके ऊपर गिरता है कुछ चिपचिपा पदार्थ और ऊपर देखने पे लटकी हुई थी माग माग, जो फाइनली आ गई थी शराब को अंजाम देने। आकी तो डर कर भागता है, पर माग माग सीढ़ियों से क्रॉल कर कर नीचे आती है। वो रेंगते हुए आकी हितो के ऊपर चढ़ जाती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है। ऑब्वियसली वो उससे अब पूछेगी कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, पर आकी ही तो बिना जवाब दिए माग माग को धक्का देकर भाग जाता है अपने दोस्तों के पास। आकी ही तो सबसे मदद मांगता है, पर अब कोई भी दोस्त उसकी एक बात नहीं सुनता, क्योंकि हिना ने सबको बता दिया था कि आकी ही तो उसके साथ यूई को चीट करता है। सबने हिना को तो माफ कर दिया था सिंस वो लड़की है, पर आकी हितो की बातों पे कोई यकीन नहीं करता। इन दी एंड माग माग आकी हितो को पकड़ लेती है एंड सिंस आकी हितो ने जवाब नहीं दिया था तो माग माग आकी हितो के साथ इंटीमेट हो जाती है। और अब कुछ दिनों बाद हम आकी हितो को पागल हालत में देखते हैं, क्योंकि अगर कोई माग माग के सवालों का जवाब नहीं देगा या फिर माग माग को हाँ बोल देगा तो माग माग उसके साथ फिजिकल हो जाएगी और वो लड़का पागल हो जाएगा। नाउ बात ये थी कि रूमी ने इस फ्रेंड ग्रुप को ट्रैक कर लिया था और केंता के साथ वो आई हुई थी आकी हितो से बात करने, पर आकी हितो बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। रूमी अब वापस आती है श्राइन पे, जहाँ पे उसके पास आती है सनाए। दोनों में फाइनली बहस हो जाती है। रूमी के हिसाब से सनाए की वजह से वो और आकिरा कभी एक नहीं हो पाए, पर सनाए के हिसाब से आकिरा रूमी से नफरत करता था क्योंकि वो एक क्रीपी लड़की है। दोनों ही क्रीपी तरीके से एक दूसरे को घूरने लगते हैं और एंड में रूमी आकिरा की फोटो को उठाकर वहां से चले जाती है, क्योंकि ये लड़की आकिरा के प्यार में हद से ज्यादा पागल थी और इसके प्यार की हद देखकर आप लोग भी चौंक जाओगे। वो अब घर जाकर चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि इस पागल लड़की ने आकिरा के बहुत सारे पुतले बना रखे हैं अलग अलग फिजिकल वाली पोजीशंस में। हर जगह उसकी फोटोज और मास्क भी थे और रूमी को यकीन नहीं हो रहा था कि आकिरा आखिर सनाए के साथ रिलेशन में कैसे आया, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर थी सनाए से। वो अब याद करने लगती है उस सीन को जब आर्ट गैलरी में वो जाके आकिरा से मिली थी, पर अब हमें पता चलता है कि रूमी ने आकिरा से इतनी क्रीपी बातें करी थी कि वो लड़का ही इस लड़की से बुरी तरीके से डर गया था। अभी यहाँ पे रूमी अपना आपा खो देती है प्यार में और पागलों की तरह नाचने लगती है। साथ में हम देखते हैं कि रूमी कई बार आकिरा के घर में घुस जाती थी। वो उसके ब्रश को मुंह में डालती थी, उसके शीशे को पागलों की तरह चाटती थी और एक बार उसने अपने प्यूबिक हेयर को डाल दिया था आकिरा के खाने में। तो दोस्तों, जब आकिरा को एक बार खाने में बाल मिले थे तो वो बाल थे रूमी के। इतना ही नहीं, रूमी आकिरा के बेड के नीचे सोती थी और इसलिए हमने एक बार बेड के नीचे उसका हाथ भी देखा था। उसने आकिरा और सनाए पे अम्यूजमेंट पार्क में भी नजर रखी हुई थी और जब दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला था तो रूमी आग बबूला हो गई थी। इतनी पागल लड़की से तो भाई कोई भी डर जाएगा। रूमी देन भाग कर गई थी आर्ट गैलरी और उसी ने सनाए के स्टैचू को तोड़ डाला था एंड देन प्रेजेंट में उसने बनाया था एक बॉम्ब एक कुकर के अंदर, जिससे वो माग माग चुड़ैल को उड़ाकर मारना चाहती है और अपने लवर की मौत का बदला लेना चाहती है। अपने बॉम्ब को वो जाकर दिखाती है आकिरा के एक हद से ज्यादा बड़े चेहरे को, जिसके मुंह की जगह एक घिनौना सा छेद था जिसपे अब रूमी डालती है ल्यूब। वो अपने शरीर को भी ल्यूब में कवर कर लेती है एंड देन फिर क्या था, ये पागल लड़की अजीब चेहरे के साथ ही इंटीमेट होती है, वो भी बड़े घिनौने तरीके से, जो काफी फनी था। अब यहाँ से सीन आता है यासुदा नाम के एक लड़के पे और ये एक नई स्टोरी लाइन थी। यासुदा पे माग माग का श्राप लगा हुआ था और वो अपनी बीवी के साथ डर डर कर जी रहा था। एक प्रीस्ट उस टाइम पे उन्हें बता रहा था कि यासुदा के पीछे एक शैतानी आत्मा पड़ी है, जो नई बात नहीं थी। देन यासुदा और उसकी बीवी मियो को सर्च करते हैं इंटरनेट पे माग माग के बारे में। एक वीडियो से पता चलता है कि माग माग सिर्फ लड़कों को अपना शिकार बनाती है क्योंकि उसे अपने लवर की तलाश थी। नाउ प्रीस्ट नहीं जानता था कि इस आत्मा को रोकना कैसे है, तो फिलहाल के लिए यासुदा और मियोको को वो दे देता है एक होली ड्रिंक। इस ड्रिंक को ग्लास में भरकर मियोको रख देती है बेडरूम में, जिससे कोई इविल शक्ति घर में नहीं आएगी। हम देखते हैं कि इन दोनों का एक छोटा बेटा भी है, शियोइची। एनीवे नेक्स्ट डे तक सब कुछ ठीक रहता है, पर सोने के बाद यासुदा देखता है कि वो होली वाटर काला हो गया है। यानी सब कुछ ठीक तब तक रहेगा जब तक ये लोग पानी को बदलते रहेंगे और रखते रहेंगे। अब लंच के वक्त होता है एक खुलासा। असल में यासुदा एक अच्छा आदमी नहीं था और वो हमेशा अपनी बीवी को
डांटता था छोटी छोटी गलतियों पे, पर उस दिन वो अपनी हद पार कर देता है। सिंस चावल ठंडे थे तो यासुदा एक एक कर कर सारा खाना टेबल पे फैलाने लगता है। वो दिन पूरी टेबल पलट देता है और मियोको अपने पति से माफी मांगने लगती है, पर इस सब से मियोको भी तंग आने लगी थी और इसलिए अब रात हो जाती है डेमोनिक। यासुदा को आता है एक डरावना सपना और मागमा की ड्रेस उसकी रजाई की जगह आ जाती है। डर के मारे यासुदा जाग जाता है और भागता है होली वाटर के पास, पर होली वाटर कप के अंदर से गायब हो गया था। वो भागता है अपनी बीवी के पास पानी लेने, पर मियोको ऑलरेडी गुस्से में थी और उसका दिमाग सटिया गया था। मियोको की डेमोनिक हंसी से ये साफ हो जाता है कि जैसे यासुदा ने खाना खिलाया था वैसे ही मियोको ने होली वाटर फैला दिया है ताकि श्राप यासुदा को मार डाले और फाइनली मियोको फ्री हो जाए अपनी जंजाल शादी से। तुरंत माग अब आ जाती है यासुदा को मार दे। वो भागता है अपनी जान बचाकर और मियोको उसे बेडरूम के बाहर ही लॉक कर देती है। यासुदा आत्मा से बचता हुआ भागता है और जाकर गिर जाता है किचन में, जहाँ पे उसके सामने आ जाती है माग, पर साथ ही साथ वही किचन में बैठी थी रूमी, जिसने किसी तरीके से यासुदा को ट्रैक कर लिया था ताकि वो माग को पकड़कर उसे मारकर अपना बदला ले सके। अब कमरे में रूमी का सामना होता है माग से और वो उसे बोलती है कि क्या तू मरने के लिए तैयार है। डर के मारे यासुदा भागता है किचन से, पर माग रूमी को उड़ाकर फेंक देती है। वो फिर से आती है यासुदा को मारने। यासुदा जाकर एक कोने में छिप जाता है, पर इन दी एंड पीछे का एक दरवाजा खुलता है और माग उसे अंधेरे में ले जाकर बुरी तरीके से मार डालती है। नाउ कुछ दिनों बाद फाइनली मियोको अपने बेटे शियोइची के साथ खुश रह रही थी, पर एक दिन शियोइची एक इनविजिबल एंटिटी को देखकर करने लगता है अजीब हरकतें। ये देख लेती है मियोको और वो डर जाती है और अब हम समझ जाते हैं कि किसी वजह से माग का श्राप लग गया है शियोइची को, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात थी क्योंकि शियोइची सिर्फ एक छोटा बच्चा था। वो माग की ड्राइंग बनाता है और उसे वो दिखाई देती है खिड़की के बाहर, पर माग शियोइची के साथ खेल रही थी। वो उसे अडल्ट लोगों की तरह प्यार वाला सवाल नहीं पूछ रही थी। ये बात जल्दी ही समझ जाती है मियोको और अब उसे कुछ करना होगा इससे पहले उसका बेटा मारा जाए। मियोको अब बुलाती है वापस प्रीस्ट को, जो अपने 2 चेलों के साथ आता है। वो जल्दी ही स्टार्ट कर देता है एक रिचुअल शियोइची का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। लड़के को लिटाकर रिचुअल स्टार्ट किया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं और हम देखते हैं एक ट्रैकिंग डिवाइस को जो रूमी ने इस घर के अंदर लगा दिया था, यानी वो लड़की माग पे नजर रखे हुई थी बहुत बुरी तरीके से। नाउ रिचुअल में शियोइची डेमोनिक तरीके से मचलने लगता है। रिचुअल इंटेंस हो जाता है और इन दी एंड प्रीस्ट जाकर खुद को नहला लेता है होली वाटर से, जिससे ऐसा लगता है कि रिचुअल सक्सेसफुल हो गया, पर अगले ही पल प्रीस्ट की आंखों से खून निकलने लगता है और वो मियोको को बता देता है कि वो फेल हो गया, जिसके बाद वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। नाउ इसके बाद मियोको को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे बचाए। वो शियोइची से वादा लेती है कि वो उस आत्मा के साथ नहीं खेलेगा एंड देन वो करती है इन्वेस्टिगेशन। जल्दी ही मियोको को पता चलता है कि माग भूत असल में यूरिका नाम की एक लड़की की आत्मा है, तो वो पहुंच जाती है यूरिका के घर, जहां पे वो मिलती है यूरिका की माँ शिजुका से। अब घर में शिजुका बताती है कि कैसे उसने कभी अपनी बेटी के खाने के ऊपर रोक टोक नहीं करी थी, जिसकी वजह से वो मोटी हो गई थी। देन मियोको शिजुका से परमिशन मांगती है यूरिका की श्राइन पे प्रार्थना करने की, पर यह बात सुनकर शिजुका चौंक जाती है एंड बूम, घर में घुसती है एक लड़की जो और कोई नहीं यूरिका थी, जिससे मियोको के होश उड़ जाते हैं। हमें फाइनली पता चलता है कि पास्ट में छत से गिरने के बाद यूरिका जिंदा बच गई थी। नाउ यूरिका बताती है कि उस दिन के बाद से वो स्कूल नहीं गई थी और इसलिए सबने अज्यूम कर लिया कि वो मर गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पर यह बात अब साफ हो जाती है कि माग की डेमोनिक आत्मा यूरिका नहीं है, वो कोई असली डीमन है। पर अब यूरिका यहाँ पे खुलेगी सबसे बड़ा राज। वो बताती है कि दूर जंगलों में एक मंदिर के पीछे है एक श्रापित पेड़। लोग कहते हैं कि वो पेड़ बुरे रिलेशनशिप को ठीक कर देता है, पर साथ में उसका श्राप खतरनाक है। वो पेड़ है माग का, एक ऐसी एंटिटी जो अपने लवर को ढूंढ रही है लड़कों के अंदर। नाउ सिंस पास्ट में हिरोशी ने यूरिका की बेइज्जती करी थी, तो गुस्से में यूरिका गई थी माग के पेड़ के पास और उसने हिरोशी को लिखा हुआ लव लेटर एक सिक्कल के साथ उस पेड़ में गाड़ दिया था। नाउ यूरिका को नहीं पता था कि इंसान श्राप की वजह से मारा जाएगा, पर हिरोशी मारा गया था और उस हादसे के बाद माग के श्राप के बारे में पूरे जापान को पता चल गया था और कई सारे लोग माग के पेड़ के पास आकर काला जादू करने लगे थे, जिसे देखकर मियोको की रूह कांप जाती है क्योंकि माग का
पेड़ भरा हुआ था सिक्कल से और काले जादू से। कई सारे लोगों ने उन लड़कों की बलि चढ़ा रखी थी जिनसे वो लोग नफरत करते हैं। यानी दोस्तों, इस मूवी में जितने भी लोग मरे हैं ना, उन्हें मारने वाला कोई इंसान है जो काला जादू कर रहा है माग माग के पेड़ के ऊपर। सीन आता है शियोइची पे, जिसे आके धप्पा कर देती है रूमी, जिससे आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद रूमी ही काला जादू करती है। वेल, वहीं पेड़ पे मियोको को अपने पति का नाम लिखा हुआ दिख जाता है काले जादू के अंदर। वो पेड़ से निकाल देती है उस सिक्कल को एंड देन वो सारे लोगों के नाम निकालने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शियोइची का नाम भी इस पेड़ पे होगा और नाम निकलते ही शियोइची का पीछा वो डिमोनिक आत्मा छोड़ देगी। वही रूमी शियोइची को किडनैप कर ले आई थी अपने घर, ताकि वो माग माग को बुला सके और उसे बॉम्ब से उड़ाकर बदला ले सके। रूमी बैठ के माग माग का इंतजार करती है और जल्दी ही घर में होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। जमीन पे बिखरे हुए बिस्किट टूटने लगते हैं और तुरंत रूमी आत्मा के ऊपर छोड़ देती है स्मोक, जिससे डरकर आत्मा इधर उधर मचलने लगती है। रूमी का प्लान था उस आत्मा को बॉम्ब के ऊपर गिराने का, पर जैसे ही टाइम आता है बॉम्ब फोड़ने का, उस टाइम पे बेचारी का डेटोनेटर काम नहीं करता। आत्मा बच जाती है, पर गुस्से में रूमी जाकर आत्मा के ऊपर फेंक देती है एसिड। मांग मांग जलकर चिल्लाने लगती है और वहीं मियोको को मिल जाता है अपने बेटे का नाम जो ऊंचाई पे गड़ा हुआ था। वो कोशिश करती है नाम निकालने की और दूसरी तरफ माग माग आ जाती है रेंगते हुए शियोइची के पास। अब यहाँ पे रूमी देखती है कि कैसे ये एंटिटी लड़कों के लिए पागल है, कुछ भी करने को रेडी है ताकि वो लड़का इस एंटिटी को प्यार करे। और इसलिए अब वो याद करने लगती है अपने पास्ट को कि कैसे वो आकिरा के लिए पागल थी, कुछ भी करने को रेडी थी ताकि आकिरा उसे प्यार करे। यहाँ पे फाइनली रूमी उस एंटिटी के दर्द को समझने लगती है और माग माग फाइनली शियोइची को पकड़कर पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और शियोइची हाँ बोल देता है, जिससे माग माग और रूमी दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी माग माग को हाँ नहीं बोला था। शियोइची दिन अपनी माँ को ढूंढने लगता है, पर माग माग चाहती थी कि शियोइची सिर्फ उसे ही देखता रहे। धीरे धीरे माग माग डिमोनिक हो जाती है, पर इससे पहले वो शियोइची को कुछ भी कर पाती। दूसरी तरफ मियो को अपने बेटे का नाम पेड़ से निकाल देती है। ऐसा होते ही श्राप खत्म हो जाता है। माग माग एक अजीब गुच्छे में बदलकर वापस चले जाती है और सब कुछ फाइनली ठीक हो जाता है। सीन अगले दिन पे आता है जब रूमी पहुंचती है माग माग के पेड़ के पास और उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है मीत्सुओ को, जो यामामोतो का दोस्त था, और मीत्सुओ ही पेड़ में गाड़ रहा था नामो को। अब यहाँ पे फाइनल मिस्ट्री सामने आएगी। हम पास में मीत्सुओ को देखते हैं जिसे असल में कोई पसंद नहीं करता था। वो यामामोतो का दोस्त भी नहीं था, वो कोई रैंडम लड़का था जो यामामोतो की क्लास में पढ़ता था और क्लास के सारे बच्चे उसे बुली करते थे। देन एक दिन वो मंदिर के नीचे बैठकर खाना खा रहा था जब उसने देखा था यूरिका को। ये वो दिन था जब यूरिका ने यामामोतो को श्राप दिया था माग माग के पेड़ पे जाकर, और ये काम उसने जाने अनजाने में करा था और ये सब देख लिया था मीत्सुओ ने। देन यामामोतो मारा गया था श्राप की वजह से और उसकी लाश देखकर मीत्सुओ समझ गया था कि वो सबसे अपना बदला ले सकता है माग माग के पेड़ के जरिए। देन काफी सालों बाद मीत्सुओ जब काम करने लगा था एक वेटर का एक रेस्टोरेंट में, तो एक दिन उसे कैफे में दिखाई दिया था यासुदा, और दोस्तों यासुदा भी मीत्सुओ की क्लास में था और उसे बुली करता था। इसलिए मीत्सुओ ने जाकर यासुदा को श्राप दे दिया था। देन आकिरा की बारी आई थी। मीत्सुओ को जलन होने लगी थी आकिरा और सनाए के प्यार से, तो उसने आकिरा को भी जाकर श्राप दे दिया था। देन एक दिन उसने आकी हितो को हीना के साथ देखा था और इसलिए आकी हितो को भी जाकर उसने कर दिया था श्रापित। देन इसके बाद उसने शियोइची को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ देखा था, तो उसने शियोइची को भी जाकर श्रापित कर दिया था, क्योंकि मीत्सुओ खुद एक नाकामयाब लड़का है और वो किसी लड़की को नहीं पटा सकता। ये सब बातें मीत्सुओ बताना स्टार्ट करता है रूमी को, पर रूमी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो सीधा जाती है माग माग के पेड़ के पास, क्योंकि रूमी को अपने लवर की मौत का बदला लेना था। वो माग माग के पेड़ को खूब गालियां देती है, देन वो इन दी एंड फेंक देती है अपने बम को पेड़ पे। होता है एक बड़ा धमाका, सारे सिक्कल हवा में उड़ने लगते हैं। पेड़ से बाहर निकलती है आंखें जो उन लड़कों की थी जिन्हें माग माग ने मारा था। इतना ही नहीं, वो सिक्कल घुस जाते हैं मीत्सुओ के अंदर और उसे भी अपने बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। एंड में रह जाती है रूमी, जो फाइनली ये शैतानी खेल जीत गई थी। माग माग फिर से अब किसी को भी नहीं मारेगी और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल, ये था पूरा रिकैप माग माग मूवी का, और मुझे ये मूवी अच्छी लगी। अर्बन लेजेंड को अच्छे तरीके से क्रीपी हॉरर मूवी में दिखाया गया है और कॉमेडी भी करी गई है। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं था इस मूवी से और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 7.8 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी
रेटिंग कमेंट में बताना। आप देख रहे हो डिमोनिका का इस बस और रिकैप चैनल है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी अच्छे से समझ आ गई हो तो जरा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये सपोर्ट आपकी तरफ से फ्री रहता है और मेरी बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा। मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और मैं इंस्टाग्राम पे सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लेना। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।